नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 20 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं उन लोगों के लिए जिनको कोविड-19 से सबसे ज़्यादा खतरा है। देखो, वैसे तो कोविड-19 से सबको ही खतरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोविड-19 होता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जो क्रोनिक लंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिनको मॉडरेट या फिर सीवियर काइंड का अस्थमा है, जिनको कोई ना कोई हार्ट कंडीशन है, मतलब हार्ट कॉम्प्लिकेशन है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, इन लोगों को और भी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों को अगर कोविड-19 हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं ये लोग। इसीलिए स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई हैं यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन लोगों के लिए। हम बात करेंगे इस आर्टिकल में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड की। देखो, पहले हमें यह समझना होगा हमारा इम्यून सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए ये बॉडी है, जब भी कोई हार्मफुल पैथोजन जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, मान लीजिए हाथ में अटैक कर दिया, तो इम्यून सिस्टम उसी समय एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को भेजता है बॉडी के उस ऑर्गन में जहां पर इन्फेक्शन हुआ है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, जब भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, उसी समय इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम बोलता है WBC को, भाई आप जल्दी से जाओ हाथ में यहाँ पे या फिर जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर इम्यून सिस्टम के द्वारा WBC को भेजा जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस का सामना करने के लिए और उसको हराने के लिए। इस प्रकार से इम्यून सिस्टम बॉडी की सुरक्षा करता है। बट देखो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। अब देखो, इम्यून सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा तो वायरस का अटैक हो चुका है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा तो WBC को भेज नहीं पाएगा। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जाएंगे नहीं इन्फेक्शन वाली जगह पर, तो सामना नहीं कर पाएंगे, वायरस बढ़ता ही जाएगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता ही जाएगा। और काफ़ी बार तो देखो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करने के बजाय गलती से बॉडी पर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इसे इम्यून डेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप इम्यून कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए या फिर इम्यून डेफिशिएंसी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। और देखो, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कब होता है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे यहाँ पर देखो कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती है, और कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर किसी का हुआ है या फिर कोई दूसरा ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, HIV या फिर एड्स कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं इनमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। सबसे लास्ट में कुछ ड्रग्स ऐसी हैं वो भी देखो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए जिनसे इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अल्ट्रावायलेट सी डिवाइस से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? DRDO ने कुछ दूसरी एजेंसीज के साथ मिलके ये अल्ट्रावायलेट सी डिवाइस डेवलप किया है। देखो, अब 3 मई के बाद धीरे धीरे ऑफिस खुलना स्टार्ट होंगे, बट महामारी का जो खतरा है वो तो बरकरार रहेगा ना, हमेशा खतरा रहेगा। ऑफिस में कहीं फाइल के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, टेबलेट के ऊपर, पर्स के ऊपर, करेंसी के ऊपर वायरस मौजूद ना हो, तो इन सब चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने की आवश्यकता होगी। बट देखो, बार बार केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा
जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, उसका इस्तेमाल भी हर जगह नहीं कर सकते ना, चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। केमिकल्स से भी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए DRDO ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस के साथ मिलके एक सैनिटाइजेशन वाला बॉक्स डेवलप किया है। ये देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसके अलावा वैसे हाथ में पकड़ने वाला भी एक डिवाइस डेवलप किया है, हैंड हेल्ड UVC डिवाइस। ये डिवाइस क्या करेंगे, ये डिवाइस देखो काफ़ी छोटी मोर एनर्जेटिक लाइट की वेवलेंथ रिलीज करेंगे। समझ गए? मतलब ये जो डिवाइस है इसके नीचे फाइल रख दी जाएगी, मोबाइल फ़ोन रख दिया जाएगा। जिनको डिसइंफेक्ट करना है तो ये डिवाइस क्या करेगा, ये डिवाइस अल्ट्रा वायलेट लाइट रिलीज करेगा जिसकी वेवलेंथ होगी 254 नैनोमीटर। यहाँ पर दी हुई है, देखो अल्ट्रा वायलेट लाइट रिलीज करेगा जिसकी वेवलेंथ होगी 254 नैनोमीटर्स। तो मान लीजिए जो मोबाइल या फिर फाइल यहाँ पे रखी थी उसके ऊपर एक नोवल कोरोना वायरस था, तो जैसे ही ये लाइट पड़ेगी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब वायरस का जो RNA है वो चेंज हो जाएगा लाइट के पड़ने से। अब देखो जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, वायरस का RNA बदल गया है, विकृत हो गया है, बदलाव आ गया है RNA में, तो वायरस जो है अपने आप की कॉपी नहीं बना सकेगा। मतलब वायरस पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएगा। समझ गए? तो ये काम होगा इस सैनिटाइजेशन वाले बॉक्स का। ये अल्ट्रावायलेट C लाइट प्रोड्यूस करेगा और डालेगा उस डिवाइस के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर जिसको डिसइंफेक्ट करना है। तो बार बार केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए, यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये फ़ायदा होगा जो सैनिटाइजेशन बॉक्स डेवलप किया है DRDO ने दूसरी एजेंसीज के साथ मिलके। वैसे हाथ में पकड़ने वाला भी एक डिवाइस प्रोड्यूस किया है, वो भी यही काम करेगा, अल्ट्रावायलेट C लाइट प्रोड्यूस करेगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित है। बेसिक्स की बात पहले कर लेते हैं। देखो 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं काफ़ी समय से, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या फिर दूसरे लोग जो काफ़ी समय से जंगलों में रह रहे हैं, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूटिलाइज कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे नॉन टिम्बर आइटम्स, फॉर एग्जांपल बैम्बू, कई तरह की घास, एडिबल और यूजफुल रूट्स, बीज, फ्रूट्स, फूल, प्लांट्स, इन सब को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के द्वारा। ये रिकॉग्नाइज किया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। तो बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब के लोग या फिर दूसरे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जंगलों में रहते हैं, उनका तो देखो जीवन यापन ही इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे चलता है। जैसे जंगलों में जो पेड़ होते हैं वहाँ से फूल इकट्ठे कर लिए, शहद इकट्ठा कर लिया, बैम्बू इकट्ठा कर लिया, मतलब ये सब चीज़ें इकट्ठा करके वो बेच देते हैं या फिर थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोसेसिंग करते हैं और उनका जीवन यापन चलता है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो काफ़ी सारी खबरें आने लगी कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और देखो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐसा है ना, आप फ्रूट्स को इकट्ठा नहीं करोगे या फिर दूसरी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगी, वो बाद में किसी काम की नहीं आएगी। शुरू में ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस पर्सनल थे उनको गाइडलाइंस अच्छे से थी नहीं, तो वो डंडे मारते थे इनको, ट्राइबल्स को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो जंगलों में रहते हैं या फिर दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। तो ना सिर्फ उनको जीवन यापन की दिक्कत आ रही थी बल्कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी खराब हो रही था ना। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी की है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ये अलाउ होगा, वो जंगल में जाके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा कर सकते हैं। समझ गए? अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन भी है। एक कमेटी गठित की गई थी इस संदर्भ में, कमेटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ MFP यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि 50 से ज़्यादा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 16% से लेकर 30% तक का इजाफा कर देना चाहिए और 25 और नई आइटम्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में डाल देना चाहिए।
ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2-3 साल पहले कि एमएसपी किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो उस समय काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी। मतलब बहुत बार आपने भी देखा होगा यूपीएससी का जब पेपर होता है प्रीलिम का, उसके बाद डिबेट सी चल पड़ती है कुछ क्वेश्चंस को लेके कि सही आंसर होगा क्या। सही आंसर वास्तव में एक्चुअली यूपीएससी जानती है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इंटरप्रिटेशन की बात होती है, मतलब अलग अलग नज़रिए से आप क्वेश्चन को देखोगे तो 2 आंसर भी हो सकते हैं। तो फिर हम यूपीएससी की दया पर डिपेंड हो जाते हैं कि यूपीएससी आखिर में क्या मानेगा, मतलब क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं होता। तो खैर बात करें, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि एमएसपी किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो अनाउंस एमएसपी किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। किसी भी फसल के सीजन के स्टार्ट होने से पहले वेरियस क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, लेकिन रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। ये जो कमीशन है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। डिमांड एंड सप्लाई किसी क्रॉप की कितनी है, प्रोडक्शन पिछले सीजन कितना हुआ था, सरकार कौन सी क्रॉप को ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहती है, इस प्रकार के अनेकों फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को कि भैया आप इतना अनाउंस कर सकते हो इस फसल के लिए एमएसपी। तो बाद में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है एमएसपी अनाउंस कर देता है। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है क्या इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो मान्य होती हैं, नहीं, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, और वैसे मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो मान्य होती होंगी। मान्य होने वाली बात तो देखो वहाँ पर चलती है, ये बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, फाइनेंस कमीशन, इवन देखो फाइनेंस कमीशन की भी तो मायने नहीं, बिल्कुल ऑब्लिगेटरी नहीं होती सरकार के ऊपर कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उसे मानना ही है। वो तो कन्वेंशन चली आ रही है शुरुआत से ही कि जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो सरकार के द्वारा मान ली जाती है, अदरवाइज कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो ये जो कमीशन है इसकी रिकमेंडेशंस बिल्कुल ऑब्लिगेटरी होंगी सरकार पर, इसकी तो संभावना बहुत कम ही लगती है। समझ गए? चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नीले रंग के अंगूरों के बारे में है। ये नीले रंग के अंगूर आपने खाए होंगे, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कंटेस्ट है? देखो ये जो नीले रंग के अंगूर है ना, बेंगलोर के आसपास के एरिया में ज़्यादा उगाए जाते हैं और इनकी सेल बुरी तरह से प्रभावित हुई है लॉकडाउन की वजह से। इनको कैरेक्टराइज किया जाता है इनके फोक्सी फ्लेवर के कारण, मतलब मिथाइल एंथ्रेनिलेट इस सब्सटेंस का फ्लेवर देखने को मिलता है इन नीले रंग के अंगूरों में। ये देखो एक्सक्लूसिवली उगाए जाते हैं बेंगलोर के अर्बन एरियाज़ में, चिकाबल्लापुर और कोलार डिस्ट्रिक्ट्स में भी। जहाँ पे इन नीले रंग के अंगूरों को उगाया जाता है वहाँ पे रेड सैंडी लोम सॉइल होती है। डे टेम्परेचर 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच और नाइट टेम्परेचर 12 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है। ये देखो खास करके बेंगलोर और आसपास के एरिया में ही उगाए जाते हैं। अंगूर का जो रंग है वो टिपिकल डार्क पर्पल कलर हो जाता है इस टेम्परेचर पर, और ज़्यादातर इन अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है जूस बनाने के लिए या फिर वाइन बनाने के लिए। 2013 में इस वैरायटी को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल किसान रथ एप्लीकेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है, किसान रथ एप्लीकेशन। इसको डेवलप किया गया है एनआईसी के द्वारा और सपोर्ट मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। देखो लॉकडाउन की वजह से बहुत से किसान अपनी फसलों को मंडी तक नहीं ले जा पा रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब देखो गेहूं है या फिर दूसरी फसल है, सरसों है, इनको तो चलो थोड़े समय बाद किसान ले जाएगा, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, बट जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, दूध, अंडे, इनको अगर आप समय पर नहीं ले जाओगे मंडी में तो किसान की फसल खराब हो जाएगी। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये किसान को जोड़ती है 20,000 ट्रैक्टर से 5 लाख ट्रक से, मतलब एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है।
ट्रक ऑपरेटर्स का और ट्रैक्टर ऑपरेटर्स का, मतलब जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं किसान इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और उनको दिक्कत नहीं आती। वो हायर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से ट्रक को, ट्रैक्टर को अपनी फसल को मंडी में ले जाने के लिए। तो किसान की जो समस्या है कि वो अपनी फसल को मंडी में ना ले जा पाएँ, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। इसके अलावा भी देखो, ना सिर्फ मंडी में बल्कि लोकल वेयर हाउस में फसल को ले जाना हो, कलेक्शन सेंटर तक ले जाना हो, या फिर लोकल मंडी से किसी दूसरे स्टेट में भेजना हो, या फिर स्टेट की ही किसी दूसरी मंडी में भेजना हो, प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजना हो, फूड पार्क में भेजना हो, रेलवे स्टेशन तक फसल ले जानी हो, तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस एप्लीकेशन का। और इस एप्लीकेशन की सहायता से ट्रक या फिर ट्रैक्टर को किराए पर लिया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया किसान रथ एप्लीकेशन का। नाम में रथ है तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि ये किसानों का रथ होगा, मतलब ये एप्लीकेशन किसानों को ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करेगी। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 5 आर्टिकल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड से संबंधित आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। दूसरे नंबर पर अल्ट्रा वायलेट सी सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स, किसान रथ एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।